नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में नेपाल में सोमवार को हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें कम से कम 18 लोग मारे गए और कई घायल हुए। काठमांडू पोस्ट के अनुसार यह आंदोलन राजधानी से लगभग 400 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पैतृक घर तक फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने दमक में ओली के घर पर पथराव किया और कई जगह आगजनी कर ईस्ट वेस्ट हाईवे जाम कर दिया। काठमांडू में हजारों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने संसद भवन घेरा और कंटीले तार तोड़े, जिससे पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछार और गोलियों का इस्तेमाल किया। हिंसा फैलाने के बाद राष्ट्रपति आवास, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर युवा थे और उन्होंने सरकार के इस कदम के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ओली ने आपातकालीन कैबिनेट की बैठक बुलाई और गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और विशेष अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई है। सीमा पार पर संयुक्त गश्त और ड्रोन निगरानी के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार को सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शन को जनरेशन Z का आंदोलन बताया जा रहा है। गुस्से में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ने दावा किया कि उनके दोस्तों को गोली लगी, जिसमें एक के सिर में भी गोली मारी गई। यह आंदोलन 4 सितंबर से लागू उस प्रतिबंध के खिलाफ है जिसमें सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है। सरकार का कहना है कि यह कदम फर्जी आईडी, नफरत फैलाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। नेपाल में हाल के महीनों में असंतोष की लहर देखी गई है। बढ़ते कर, नौकरी के अवसरों में कमी, भ्रष्टाचार के मामले और सांसदों द्वारा जनता को मूर्ख कहने जैसे बयानों ने लोगों का गुस्सा बढ़ाया है। इसके अलावा एक टैक्सी चालक की पुलिस वाहन से कुचलकर मौत और कुछ सांसदों के देश छोड़कर भागने की खबरों ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया। यह घटना नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। प्रदर्शनकारी सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाना, भ्रष्टाचार पर जांच और जनहित में नीतियां शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार का कड़ा रुख और सैन्य बल की तैनाती स्थिति को और मुश्किल बना सकती है। पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों और नागरिकों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को बताया कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। सरकार ने प्रभावित लोगों को अपने खेतों से रेत खनन की भी अनुमति दी है। इसके अलावा जिन लोगों के घर बाढ़ में टूटे हैं, उनका सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि जिनके पशु बाढ़ में मरे हैं, उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान आश्वस्त होने के बावजूद कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और राहत कार्यों का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री पंजाब का दौरा करेंगे और उम्मीद जताई कि लंबित फंड भी जल्द जारी होंगे। यह कदम बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP के अध्यक्ष पशुपति पारस ने दावा किया है कि बिहार चुनाव आते आते NDA टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल हो गई है और आगामी कार्यक्रमों में यह सक्रिय रूप से भाग लेगी। पारस ने बताया कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान चुनाव के नोटिफिकेशन से कुछ दिन पहले ही होता है और उनका अनुमान है कि 15 से 20 सितंबर के बीच सीट बंटवारा फाइनल होगा। बता दें कि शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक में पारस की पार्टी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को गठबंधन में शामिल करने पर सहमति बनी। अब बिहार चुनाव में LJP और JMM महागठबंधन के साथ मिलकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। पारस ने यह भी कहा कि देश में मुख्य रूप से 2 ही गठबंधन हैं, NDA और इंडिया अलायंस। तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अकेले जीत नहीं सकती। उन्होंने इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव 2025 में यह बात कही और बताया कि राज्य में चुनावों में नए चेहरे जैसे विजय की एंट्री ने स्थिति को और रोमांचक बना दिया है। अन्नामलाई ने जोर दिया कि भाजपा ने
AIADMK के साथ फिर से महागठबंधन किया है और यह निर्णय बहुत व्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में गठबंधन बहुत अहम होगा और अकेले लड़ने का विचार अब व्यवहारिक नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उन्होंने बताया कि एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार EPS होंगे और पार्टी उनका समर्थन करेगी। अन्नामलाई ने कहा कि नेतृत्व सभी पक्षों की राय सुनने के बाद यह निर्णय करता है और 2026 का चुनाव तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सोमवार को एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया साइट एक्स पर भारत द्वारा रूसी तेल खरीद पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कम्युनिटी नोट्स में उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किए गए लेखों का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने यूक्रेन पर युद्ध शुरू होने से पहले बड़े पैमाने पर रूस से तेल नहीं खरीदा था। नवारो ने इन खरीदों को ब्लड मनी बताया और इसे अमेरिकी द्वारा लगाए गए 50% दंडात्मक टैरिफ का कारण बताया। उन्होंने विशेष रूप से मदर जोन्स वेबसाइट के एक लेख को गलत सूचना का उदाहरण बताया, जिसमें कहा गया था कि नवारो अक्सर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इसके बावजूद लेख को बाद में हटा दिया गया। नवारो ने एलन मस्क को सीधे तौर पर इन नोट्स के लिए जिम्मेदार ठहराया और एक्स पर फैलाई गई जानकारी को बकवास बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत जैसे देशों पर अमेरिकी टैरिफ का समर्थन किया है। ABC न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि रूस से सौदा करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही कदम है। यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत का नाम लेते हुए कहा कि रूसी तेल खरीदने वालों पर आर्थिक कार्रवाई हो सकती है। वहीं भारत ने हाल के हफ्तों में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से 2 बार बात की और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत दोहराई। मोदी ने यूरोपीय नेताओं से भी इस मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से वार्ता में भारत की ओर से स्थायी शांति की वकालत की। रूस ने रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों से सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई और कई जगहों पर नुकसान पहुंचा। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दूसरे चरण की कड़ी पाबंदियों का संकेत दिया। अमेरिकी ट्रेजरी चीफ स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा कि रूसी तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर अतिरिक्त पाबंदियां लग सकती हैं। इससे भारत प्रभावित हो सकता है क्योंकि वह रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदता है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया था, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूसी युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा है, हालांकि भारत ने इसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत बताया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से रूस पर और कठोर कार्रवाई की मांग की और पुतिन से शांति वार्ता के लिए तैयार होने का संकेत दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत समेत वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने बताया कि यह निर्णय पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बैठक में लिया गया। BRS के 4 राज्यसभा सांसद हैं, जिन्हें वोटिंग में हिस्सा न लेने को कहा गया है। KTR ने कहा कि यह कदम तेलंगाना में यूरिया की कमी से जूझ रहे किसानों की पीड़ा को उजागर करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने BRS के फैसले को बेतुका बताया और कहा कि पार्टी पहले ही लोकसभा में अप्रासंगिक हो चुकी है। बता दें कि BRS के वर्तमान में 4 राज्यसभा सदस्य हैं और लोकसभा में उसका कोई सदस्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश देते हुए कहा कि बिहार की मतदाता सूची में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन पहचान और निवास का प्रमाण है। चुनाव आयोग को तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा गया। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में हाल ही में जारी मसौदा मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए गए थे, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हुआ। विपक्षी दलों का आरोप है कि तकनीकी अड़चनों और गलत निर्देशों के कारण असली मतदाता बाहर किए जा रहे हैं। RJD की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि आधार जैसे सार्वभौमिक दस्तावेज को नजरअंदाज करना गलत है। वहीं चुनाव आयोग का कहना था कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ किया कि असली नागरिकों को शामिल करना जरूरी है और फर्जी दस्तावेज वालों को बाहर करना होगा।
यह विवाद बिहार चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव करते हुए अब 4 की जगह 2 मुख्य स्लैब 5 और 18% कर दिए हैं। तंबाकू, लग्जरी कार और यॉट जैसे सामानों पर 40% टैक्स लगेगा। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। सरकार का दावा है कि टैक्स घटने से दाम कम होंगे और मांग बढ़ेगी। हालांकि इससे केंद्र को करीब 48,000 करोड़ रुपए और कई राज्यों को भारी राजस्व नुकसान हो सकता है। विपक्षी राज्यों का अनुमान है कि उन्हें 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। एसबीआई के मुताबिक 453 वस्तुओं में बदलाव हुआ है, जिनमें से 91% की दरें घटाई गई हैं। रोजमर्रा की चीजें जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू और साइकिल अब 5% स्लैब में आएंगी। हेल्थ केयर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन टेक्सटाइल और एमएसएमई ने लागत बढ़ने की चिंता जताई। अब सवाल ये है कि क्या कीमतें घटने से सच में लोग ज्यादा खर्च करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.